नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का नई दिल्ली में आगाज। पीएम मोदी ने समिट में शामिल हो रहे लोगों का किया स्वागत। कहा, हमारा देश एआई में बदलाव में सबसे है आगे। खेती किसानी को बेहतर और लाभकारी बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदा कर रहा है अहम भूमिका। बीज से लेकर बाजार तक किसान की यात्रा हो रही है आसान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत। बीज व्यवसायियों से साथी पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी अपडेट करने का किया अनुरोध। तमिलनाडु में सांबा और थलाडी धान की कटाई तेज। सरकार ने पर्याप्त खरीद केंद्र संचालित करने के दिए निर्देश। किसानों को सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है भुगतान। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के लीडर्स और इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और तकनीक के शौकीनों का दिल से स्वागत करता हूं। समिट की थीम है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, जो ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है। और पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि एआई आज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और एंटरप्राइज सहित कई सेक्टर्स को बदल रहा है। एआई इंपैक्ट समिट एआई के अलग अलग पहलुओं जैसे इनोवेशन, कोलैबोरेशन, जिम्मेदारी से इस्तेमाल और भी काफ़ी विषयों पर ग्लोबल बातचीत को बेहतर बनाएगा। मुझे विश्वास है कि इस समिट के नतीजे तक एक भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और मौक़ों पर आधारित हो। और दिल्ली में आज से एआई इंपैक्ट समिट शुरू हो गया है। पहले दिन सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने एआई आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। 11वीं कक्षा की छात्रा शुभांगी सिंह ने अनाज भंडारण की निगरानी करने वाला सोलर ऊर्जा संचालित एआई रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट स्टोरेज के आसपास घूमकर गैस स्तर, कीट और चूहों से होने वाले नुकसान की पहचान करता है और मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक भंडारित अनाज की खराबी कम कर किसानों के नुकसान को घटाने में मददगार हो सकती है। एआई से सशक्त किसान, एआई से खेती बनी स्मार्ट। भारत की विकास यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी ताकत के रूप में उभरा है। यह नागरिकों को सशक्त करने के साथ ही खेती किसानी को भी बेहतर बना रहा है। इसकी मदद से न केवल फसल उत्पादन क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि खेती की लागत भी काफी कम हुई है। एआई के क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि खेती अब केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर न होकर स्मार्ट, कुशल और टेक्नोलॉजी आधारित बनती जा रही है, जिसमें सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसान की यात्रा को आसान, पारदर्शी और लाभकारी बनाने में जुटी है। किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई की तकनीक को तेजी से अपनाया गया है। इससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, फसल के लिए सही बुवाई समय
मौसम का सटीक पूर्वानुमान, सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण के साथ बेहतर उत्पादन तकनीकों की जानकारी अपने मोबाइल या डिजिटल डिवाइस पर सटीक प्राप्त हो रही है। कब क्रॉप्स को सो करना है, कभी उन कैसे इरिगेशन करना है, कैसे फर्टिलाइजर यूज करना है और कौन से पेस्ट आ रही हैं, ये सारे फैसले और सारे जो डिसीजंस हैं ये एआई के द्वारा और बेहतरीन हो सकती हैं और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग फार्मर्स इनकम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है, ये एआई से हासिल हो सकता है। सरकार की क्रांतिकारी पहल में किसान ई मित्र एआई संचालित चैटबॉट भी अहम भूमिका निभा रहा है, जो किसानों की योजनाओं के साथ मौसम और बाजार की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध देने में सक्षम है। ये चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे किसानों को उनकी मूल भाषा में भी जवाब मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली से किसान कीट प्रबंधन से संबंधित सलाह प्राप्त करके कीटों से होने वाले नुकसान को कम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार है जिसने एआई का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-2027 के आम बजट में भी किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें नई तकनीक से जोड़ने और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों के लिए भारत विस्तार नाम से एक नई पहल की घोषणा की है, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई सिस्टम होगा जो किसानों को खेती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जो किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इस पहल से किसानों को सिर्फ खेती की तकनीक नहीं, बल्कि बाजार की जानकारी, बीज और उर्वरक से जुड़ी सलाह भी मिल सकेगी। कुल मिलाकर खेती में एआई तकनीक गेम चेंजर साबित होने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एआई आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ शासन प्रशासन को भी नई दिशा देने के लिए तैयार है। इसी सोच के तहत पंचायती राज मंत्रालय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा ले रहा है। ये समिट 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान ये दिखाया जाएगा कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पंचायतों को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और कुशल बना रही है। और दिल्ली में आज से एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो गया है। पहले दिन सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने एआई आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। 11वीं कक्षा की छात्रा शुभांगी सिंह ने अनाज भंडारण की निगरानी करने वाला सोलर ऊर्जा संचालित एआई रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट स्टोरेज के आसपास घूमकर गैस स्तर, कीट और चूहों से होने वाले नुकसान की पहचान करता है और मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव बनाता है। एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो गई है और एआई की जहां हम बात करते हैं तो वहां पर देश के युवाओं की बात करना बेहद ज़रूरी है, जो देश के विकास में एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो सुषमा स्वराज भवन में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर समिट का पहला दिन है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं जिसमें एआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं एक रोबोट है जो कि ग्रेन स्टोरेज में हर चीज़ का एक तरीके से निगरानी करता है, जिसे हम अनाज भंडारण कहते
रहते हैं वहाँ पर ये चेक करता है कि कोई अनाज सड़ तो नहीं रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है। उसकी पल पल की निगरानी के लिए एक रोबोट जो है वो तैयार किया गया है। हमारे साथ शुभांगी हैं। क्या थॉट दिमाग में आया था कि क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्टोरेज हैं जिसमें आप देखते हैं अक्सर कि अनाज सड़ जाता है, गल जाता है, चूहे उसको बर्बाद कर देते हैं। जो अभी हमारे अनाज स्टोर करने का जो सिस्टम है वो डैमेज होने के बाद हमें अलर्ट देता है, पर जो IGSS है वो डैमेज होने से पहले ही आपको बता देता है कि जो गेहूं है वो सड़ने वाला है, तो आप अपना इसका करेक्टिव मेथड्स जो हैं वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडिया में अभी मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स हर साल लॉस्ट हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये सोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा है। ये काम कैसे करता है, कैसे ये मतलब बैटरी से चलता है, सोलर से चलता है और कितने घंटे तक कैसे काम कर पाएगा, कैसे ये अपना डेटा कलेक्ट करता है? ये हमारा एग्रोबॉट है। इसमें हमने 4 सेंसर लगाए हैं, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर चूहे और जो रोडेंट्स एंड पेस्ट्स हैं उनकी मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए। तो ये अनाज के चारों ओर, ये गोडाउन एरिया के चारों ओर घूमता है और इन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जब भी कोई भी उसमें अनयूजुअल डिटेक्ट होता है तो वो AI हमारे उसमें आ जाता है और वो जो AI डेटा है वो ग्राफ्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं ताकि हम उस डेटा को आसानी से समझ सकें। जो भी ग्रेन स्टोरेज उसका सुपरवाइजर है उसके फ़ोन पे एक IoT के थ्रू एक मेल सेंड हो जाता है इमीडिएटली, इससे पहले कि वो ग्रेन स्टोरेज में स्टेप भी कर पाए उसे एक मेल पहुंच जाता है। एक जो हमारा लाइट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, बजर साउंड करने लग जाता है, तो इमीडिएटली हम आपको अलर्ट दे देते हैं। ये जो प्रोटोटाइप है ये स्टूडेंट्स ने खास तौर पर इसीलिए दिमाग में रखकर बनाया कि हमारे देश में बड़े बड़े भंडारण ज़रूर तैयार किए गए हैं लेकिन उनकी निगरानी के लिए कोई बेहतर सिस्टम नहीं है, और उसी बेहतर सिस्टम की सोच के तहत ये इस तरीके का एक रोबोट AI के इस्तेमाल से बनाया गया जिसे AI इम्पैक्ट समिट में शोकेस किया जा रहा है। कैमरामैन पीयूष वर्धन वर्मा के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। और गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था PDS का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CBDC के माध्यम से खाद्य वितरण प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा। जिस तरह से DBT ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौते को लेकर किसानों को गुमराह करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। गांधीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हर समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए FTA और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गुमराह कर रहे कि यूरोपियन यूनियन
इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो FTA और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास हार्वेस्टिंग मशीन किसानों को समर्पित की। इस मशीन को भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने बनाया है। इस मशीन से पौधों से कपास तोड़ना बेहद आसान हो जाएगा। अब तक कपास को हाथों से तोड़ना पड़ता था, जिसमें काफी वक्त और मेहनत लगती थी, लेकिन अब मशीन से कपास तोड़ी जा सकेगी। कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि इस मशीन से समय भी बचेगा और लागत भी कम होगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम मोहभट्टा में नाबार्ड समर्थित सौर सुजला योजना से किसानों की आय में बड़ा इजाफा हुआ है। किसान चिंताराम नायक ने सोलर सिंचाई पंप लगने के बाद फसल चक्र और जैविक पद्धति अपनाकर धान, गेहूं, चना, मक्का, मूंग और उड़द की बेहतर पैदावार हासिल की है। पहले पानी की कमी से खेती प्रभावित होती थी, लेकिन अब सिंचाई सुचारू होने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़े हैं। उपज को बेहतर बाजार भाव मिल रहा है और उनकी आय लगभग दोगुनी हो गई है। इस सफलता से आसपास के किसान भी सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई और वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने सांबा और थलाड़ी धान की कटाई तेज होने पर पर्याप्त प्रत्यक्ष खरीद केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कावेरी डेल्टा जिलों में प्रशासन ने किसानों से पारदर्शी और सुचारू खरीद सुनिश्चित करने को कहा है। जिला कलेक्टरों ने तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने और निजी व्यापारियों की भागीदारी रोकने के निर्देश दिए हैं। अनियमितता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने बढ़ती खरीद को देखते हुए पर्याप्त ढांचा, जनशक्ति और लॉजिस्टिक व्यवस्था तैयार होने का दावा किया है। किसानों को खरीद के तुरंत बाद बैंक खातों में सीधा भुगतान किया जा रहा है। किसानों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने, दस्तावेज साथ लाने और निर्धारित समय पर ही उपज लाने की अपील की गई है। शिकायत की स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली बीजों पर रोक और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए साथी पोर्टल लागू करने का फैसला किया है। अप्रैल से बीज उत्पादन से लेकर किसानों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया इस पोर्टल पर ट्रैक होगी, जिससे मिलावट और फर्जी बीजों पर अंकुश लगेगा। बीज के उत्पादन से लेकर किसान तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया साथी पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ट्रैक की जाएगी। ये प्रक्रिया बीज की मिलावट रोकने, नकली बीजों पर अंकुश लगाने और किसानों को सही गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने में बड़ी मदद करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल से किसान QR कोड स्कैन कर बीज का स्रोत, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता की जानकारी देख सकेंगे। कृषि विभाग ने उत्पादक संस्थाओं, FPO और बीज कंपनियों को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं, जो जिलों में विक्रेताओं को प्रशिक्षण देंगे। लगभग 70% विक्रेता पंजीकृत हो चुके हैं और शेष को जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है, इसलिए किसान सरसों की फसल की समय पर कटाई कर लें ताकि उपज की गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही यहाँ किसान सरसों और मक्का की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई जरूर करें। बिहार में ही किसान काबुली चने की अच्छी पैदावार के लिए फलियों को बढ़ाने के लिए अंकुरण विधि का इस्तेमाल कर लें। अब बात झारखंड की। झारखंड में किसान मटर की फसल में ज्यादा फलियां पाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। और यहाँ मक्का की फसल जब लगभग 30 दिन की हो जाए तो किसान सिंचाई के बाद प्रति एकड़ में 26 किलो यूरिया का छिड़काव कर लें, जो फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। अब नजर डालते हैं
ओडिशा पर। यहाँ किसान 3 से 5 हफ्ते की स्वस्थ धान की पौध को अच्छे से तैयार और कीचड़ वाले खेत में जल्दी रोप लें। रोपाई के बाद खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। ओडिशा में किसान खड़ी फसलों जैसे सरसों, गेहूं, अलसी, सूरजमुखी, मक्का और विभिन्न सब्जियों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में गन्ने की बुवाई की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान संतरे की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसलों के जब दाने पकने लगें तब इनकी सिंचाई कम कर दें ताकि बीज अच्छी गुणवत्ता के बने। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे और जलोढ़ इलाकों के किसान इस समय बोरो धान की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस का आज 49वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत रणभूमि दर्शन एक्सपीडिशन की टीम जैसलमेर वॉर मेमोरियल पहुंची और वहां माल्यार्पण किया। टीम ने आर्टिलरी कलर्स, अर्जुन टैंक और BMP को हेलिक्स के साथ इंटीग्रेट करके दिखाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मनी के म्यूनिख में APM टर्मिनस के CEO कीथ स्वैंडसन से मुलाकात की। दोनों ने हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के फायदों पर चर्चा की। राजस्थान के भिवाड़ी स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई। बचाव अभियान के दौरान शव बरामद किए गए और कई मजदूरों के अंदर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही और कदाचार की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने 5 जिलों के 7 एरो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।